भगवान, ये बारिश ने तो जैसे काम करना ही मुश्किल कर दिया है। सुबह से खेतों में खुदाई हो रही है, लेकिन मिट्टी है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। हे भगवान, ये बारिश ने तो काम करना दुश्वार कर रखा है। सुबह से खुदाई कर रहा हूं, मिट्टी है कि थम ही नहीं रही। हम बीज कैसे रोपेंगे? लगता है इस साल भी फसल देखने को नहीं मिलेगी। देखो ना, जो भी थोड़ी बहुत फसल थी, सब लगातार बारिश के कारण बर्बाद हो गई है। रो मत भाई, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मेरी किस्मत में तो जैसे रोना ही लिखा है भाई। दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन ये बारिश और तूफान आकर सब तबाह कर देते हैं। अच्छा, अब घर चल। बारिश में ज्यादा देर भीगने से कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। हाँ चलो, मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि अपने इलाज के लिए दवाइयां तक खरीद सकूं। गोपाल अपने दोस्त के साथ निराश चेहरा लिए खेत से बाहर निकलता है। दोनों धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक धनी व्यक्ति अपनी बेटी के साथ खड़ा दिखाई देता है। सुनो, ये मुखिया का घर कहाँ है? आप कौन हैं? मैं इस गांव का नया जमींदार हूं। आज ही शहर से आया हूं। जिस पर्ची में मुखिया का पता लिखा था, वो मुझसे कहीं खो गई है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको मुखिया जी के घर ले चलता हूं। इसके बाद वे सभी मुखिया के घर पहुंचते हैं। जमींदार और उसकी बेटी अंदर चले जाते हैं, लेकिन गोपाल दहलीज के बाहर ही रुक जाता है। क्या हुआ गोपाल? अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? मैं ये दहलीज पार नहीं कर सकता। यही मुखिया जी का नियम है। ये कैसा अजीब नियम है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जमींदार हैरानी से सवाल पूछ ही रहा था कि तभी वहां गांव का मुखिया आ जाता है। इन गरीबों को मेरी चौखट पार करने की इजाजत नहीं है। मुखिया जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी का अपमान करना सही नहीं है। लोग गरीब अपनी मर्जी से नहीं बनते। बेटी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, बड़ों के बीच में मत बोला कर। हम गांव में नए आए हैं, हो सकता है यहाँ की है कोई परंपरा हो। माफ करना मुखिया जी, मैं आपकी दहलीज तक ही आया था। अब मैं चलता हूं। गोपाल उदास मन से वहां से वापस लौट जाता है। शाम हो जाती है। गोपाल अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी गंगा और उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती हैं। आप आ गए। मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। कहो, अब क्या कहना है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस खेत के काम से परेशान हूं। ऊपर से मुखिया के ताने। ऐसा लगता है जैसे गरीब होना कोई पाप हो। अब उस कलमुहे मुखिया ने क्या किया? छोड़ो मां, गंगा, तुम बताओ क्या बात है? हम कब तक इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहेंगे? अब हमें एक पक्का मकान बना लेना चाहिए। अभी खेती बिल्कुल नहीं हो रही। पक्का मकान तो दूर, हमारे पास एक ईंट खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। इतना कहकर गोपाल चुप हो जाता है। और धीरे धीरे अपने कमरे में चला जाता है। उस रात गोपाल को नींद नहीं आती। बारिश की बूंदें छप्पर पर गिर रही थीं और हर एक आवाज उसके दिल की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। गरीबी, बेइज्जती और बेबसी, ये तीनों चीजें जैसे उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। क्या सच में मेरी किस्मत कभी बदलेगी? अगली सुबह बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन गोपाल के मन का तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह खेत की ओर जाने ही वाला था कि तभी बाहर से एक आवाज आती है। अरे गोपाल, जमींदार साहब ने तुम्हें बुलाया है। मुझे? लेकिन क्यों? गोपाल घबराते हुए जमींदार के घर पहुंचता है। इस बार वह दहलीज के बाहर नहीं रुकता, क्योंकि उसे खुद बुलाया गया था। आओ गोपाल, अंदर आओ। डरने की जरूरत नहीं है। गोपाल धीरे धीरे अंदर जाता है। उसकी आंखों में डर भी था और सवाल भी। आपने मुझे बुलाया,
साहब, हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी जमींदार की बेटी भी वहां आ जाती है। उसकी नजरों में गोपाल के लिए सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। पिताजी, यही वो आदमी है जिसके साथ कल मुखिया ने गलत व्यवहार किया था। हाँ, मैंने सब देखा था और यही वजह है कि मैंने तुम्हें बुलाया है। गोपाल, गोपाल का दिल तेज धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए साहब। नहीं गोपाल, गलती तुम्हारी नहीं है। जमींदार अपनी कुर्सी से उठता है और खिड़की के पास जाकर बाहर खेतों की ओर देखने लगता है। मैं शहर से यहां सिर्फ रहने नहीं आया हूं, मैं इस गांव को बदलने आया हूं। मैं तो एक गरीब किसान हूं साहब। गरीब होना कमजोरी नहीं होता गोपाल, कमजोरी होती है डर और हार मान लेना। गोपाल पहली बार किसी अमीर इंसान के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन रहा था। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। मेरे पास कुछ खाली जमीन है। अगर तुम मेहनत करो तो मैं तुम्हें वही जमीन खेती के लिए दे सकता हूं। गोपाल की आंखें फैल जाती हैं, जैसे उसने कोई सपना सुन लिया हो। मैं तो एक गरीब किसान हूं साहब। तुम कर सकते हो गोपाल, हमें तुम पर भरोसा है। एक तरफ उम्मीद की किरण थी और दूसरी तरफ डर कि कहीं ये सपना टूट ना जाए। सोच लो गोपाल, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। गोपाल कुछ देर चुप रहता है। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ और गंगा का चेहरा घूम जाता है। यही वो पल था जब एक गरीब किसान ने अपनी किस्मत बदलने की पहली कदम उठाया। लेकिन क्या सच में सब इतना आसान होगा? क्या मुखिया इतनी आसानी से गोपाल को आगे बढ़ने देगा? गोपाल ने नया काम शुरू तो कर दिया था, लेकिन उसकी यह तरक्की गांव के मुखिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। मुखिया को डर था कि अगर गोपाल सफल हो गया तो गांव में उसकी इज्जत और ताकत कम हो जाएगी। एक गरीब किसान मुझसे आगे निकलेगा, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। उसी रात मुखिया अपने आदमियों को गोपाल के खेत में भेज देता है। अंधेरी रात में कुछ लोग चुपके से खेत में घुसते हैं और पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। अगली सुबह नहीं ये किसने किया? उसकी मेहनत, उसके सपने सब एक ही रात में मिट्टी में मिल चुके थे। अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, ये हमारे साथ ही क्यों होता है? गोपाल घुटनों पर गिर जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी वहां जमींदार और उसकी बेटी पहुंचते हैं। गोपाल, ये किसने किया? साहब, ये सब मुखिया का काम है। वो नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं। जमींदार की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जमींदार सीधे मुखिया के घर पहुंचता है। अब बहुत हो गया। मुखिया जी, बाहर आइए। क्यों चिल्ला रहे हो? गोपाल के खेत बर्बाद करवाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? क्या हुआ, साबित कर सकते हो? तभी जमींदार के आदमी उन लोगों को पकड़कर ले आते हैं जिन्होंने खेत बर्बाद किया था। साहब, हमें मुखिया ने ही भेजा था। सच सामने आते ही मुखिया की बोलती बंद हो जाती है। आज के बाद तुम इस गांव के मुखिया नहीं रहे। जमींदार उसी वक्त पंचायत में फैसला सुनाता है और मुखिया को उसके पद से हटा दिया जाता है। कुछ महीनों बाद गोपाल की मेहनत रंग लाती है। उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी होती है। अब वही गोपाल जिसे कभी दहलीज पार करने की इजाजत नहीं थी, आज पूरे गांव में सम्मान के साथ जी रहा था। हाँ, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गरीबी कोई पाप नहीं होती और मेहनत करने वाला इंसान एक दिन अपनी किस्मत जरूर बदलता है।